वेलकम डियर स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया था और इस वीडियो लेक्चर को हम आज सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कार्डियक साइकिल कंप्लीट की थी और अब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट के बारे में समझने वाले। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट। दो तरीके के हार्ट प्रेजेंट रहते हैं। एक ऐसा हार्ट जिसका सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन खुद कार्डियक मसल से आता है, उसे हम मायोजेनिक हार्ट कहेंगे। और ऐसा हार्ट जिसका सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेन से आ रहा होगा, तो ऐसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहेंगे। तो हम ह्यूमंस में मायोजेनिक हार्ट प्रेजेंट रहता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल हार्ट खुद जनरेट करता है, ब्रेन से हार्ट की तरफ नहीं आता। अगर सिग्नल ब्रेन से हार्ट की तरफ आ रहा होगा तो हम उसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहेंगे। So in case of myogenic heart, the signal for contraction is generated by heart itself. खुद हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जनरेट करता है, एंड बेसिकली दिस इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल को इसी अपनी यूनिक एबिलिटी से पहचाना जाता है कि वे अपना खुद का वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स में, मायोजेनिक हार्ट प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स द सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, देन न्यूरोजेनिक न्यूरोजेनिक हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल रहेगा, दैट विल कम फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन कहेगा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर बाद में रिलैक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो कंटिन्यूअसली ब्रेन से सिग्नल जाता है हार्ट की तरफ और फिर बाद में हार्ट कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। तो ऐसे हार्ट को हम कहेंगे न्यूरोजेनिक, जो ब्रेन से आने वाले सिग्नल के ऊपर डिपेंड रहता है। तो बेसिकली हम मायोजेनिक हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मायोजेनिक हार्ट में सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन खुद हार्ट के अंदर ही जनरेट होता है। फिर इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट? सो बेसिकली heart is formed by the fusion of membranes of cardiac muscles. Sorry, heart नहीं, तो sorry, what is the reason behind electrical activity of heart? तो बेसिकली यहाँ पर हार्ट की एक्टिविटी के लिए एक एरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम ऐसे नोड कहेंगे, राइट? द एरिया इज कॉल्ड एज SA node, which is basically made up of modified cardiac muscle fibers. SA node is made up of modified cardiac muscle fibers, जहां से सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। और जैसे ही SA नोड से सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुआ, यह सिग्नल अब पूरे हार्ट में फैल जाएगा।
इट विल गो टू ऑल कार्डियक मसल्स, सारे कार्डियक मसल्स की तरफ यह सिग्नल चला जाएगा। अब देखो हमने कहा था कि 0.8 सेकेंड्स की हार्ट बीट रहती है, मतलब कि ये जो सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन का ट्रांसफर होगा वो बहुत ही फास्ट तरीके से होगा। तो अगर हार्ट के अंदर सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन को ट्रांसफर करना है तो कुछ ऐसे मेथड्स रहने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें रहनी चाहिए जिसकी वजह से फास्ट तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड हो। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरकैलेटेड डिस्क। सो एज वी कैन सी हियर, हमने हार्ट का एक पार्ट लिया है और कार्डियक मसल्स को वहां पर शो किया है, और यहाँ पर ऐसे हमें कुछ एरियाज दिख रहे हैं, राइट राइट, एंड दीज एरियाज आर नथिंग बट intercalated disc. These areas are nothing but intercalated disc. So intercalated disc आगे जाकर एडेरेंस जंक्शन प्रोड्यूस करती है, इसे हमने इम्यूनोलॉजी में देखा है, राइट। एडेरेंस जंक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर गैप जंक्शंस भी प्रेजेंट रहते हैं। गैप जंक्शंस, इसे भी हमने सेल सेल इंटरेक्शन या इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट में देखा है। तो बेसिकली गैप जंक्शन में क्या होता है कि एक हार्ट सेल दूसरे हार्ट सेल के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ कोनेक्सॉन्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इंपल्स यहां पर जनरेट हुई है, जो इंपल्स यहां पर जनरेट हुई है, वह इंपल्स गैप जंक्शंस के थ्रू आसानी से दूसरे सेल की तरफ चले जाती है। तो इमेजिन करो अगर इंपल्स यहां पर जनरेट हुई है तो वह आसानी से इधर भी स्प्रेड होगी, इधर भी स्प्रेड होगी और आगे भी स्प्रेड होगी, चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ट के सारे सेल एक दूसरे के साथ गैप जंक्शंस के थ्रू एसोसिएटेड है और साथ ही साथ वहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट है। तो ये दो चीजें हमें याद रखना है कि इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शंस, ये दो रीजन है जिसकी वजह से हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी स्प्रेड होगी। और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का जो पॉइंट ऑफ जनरेशन है, इट इज नथिंग बट एस ए नोड विच इज बेसिकली मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। ठीक है, बताओ समझ में आया? ओके, देन now let us talk about the various muscles of heart. So as we have discussed earlier that there are two types of heart, myogenic and neurogenic, जिसमें से myogenic heart impulse of contraction और the signal for contraction खुद जनरेट करता है। अब हार्ट में दो तरीके के मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक ऐसे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और कुछ ऐसे मसल्स जो मॉडिफाइड नोडल टिश्यू रहेंगे या मॉडिफाइड मसल फाइबर्स रहेंगे। ठीक है, सो मॉडिफाइड नोडल टिश्यू ये ऐसे एरियाज है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्प्रेड करेंगे, जनरेट करेंगे और स्प्रेड करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स मतलब कि जो इंपल्स मॉडिफाइड नोडल टिश्यू ने लाई है उसके अगेंस्ट वे कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब कि सिग्नल मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मॉडिफाइड नोडल टिश्यू आर नथिंग बट मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। और इसके चार एग्जाम्पल हमें देखने पड़ेंगे, जिसमें से पहला है ऐसे नोड जिसे हम कहते हैं पेस मेकर।
right? This SA node is responsible for generation of the signal for contraction. Then दूसरा आता है AV node, which is known as pace setter. जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन SA नोड से बनी है उसे आगे जाकर वह स्प्रेड करेगा. नाउ थर्ड इज बंडल ऑफ हिज. And the fourth modified nodal tissue is Purkinje fibers. Both of these are conducting tissues. ये कंडक्टिंग टिश्यू कह लो, कंडक्टिंग फाइबर कह लो, एक ही बात है. ये दोनों भी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कंडक्ट करते हैं. तो यहां पर हम देख सकते हैं SA नोड, दिस इज SA नोड, जहां से इंपल्स जनरेट होगी. उसके बाद ये रहेगा AV नोड, जो SA नोड से सिग्नल रिसीव करेगा. फिर AV नोड आगे जाकर बंडल ऑफ हीज में कन्वर्ट हो रहा है. दिस विल बी कॉल्ड एज बंडल ऑफ हीज, राइट. इसे हम कहेंगे बंडल ऑफ हीज. और आगे जाकर यहाँ पर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे जिसे हम कहेंगे पर्किंजे फाइबर्स. ठीक है, तो थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स पर्किंजे फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, इसे हम कहेंगे पर्किंजे फाइबर्स. कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स में दो मसल आएंगे, एक है एट्रियम के मसल्स और दूसरे हैं वेंट्रिकल के मसल्स, राइट. सो एट्रियम मसल्स एंड वेंट्रिकल मसल्स, दीज आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, देन लेट अस टॉक अबाउट SA नोड. SA नोड के ऑटो रिदमिक एक्टिविटी के बारे में अब हमें डिस्कस करना है. हमने ये कहा कि SA नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होती है और ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन SA नोड से इसलिए इनिशिएट होती है क्योंकि SA नोड में ऑटो रिदमिक एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है. सो बेसिकली ऑटो रिदमिसिटी, दैट मीन्स SA node can generate action potentials. SA node can generate action potentials. So SA node से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन AV नोड की तरफ जाती है और AV नोड तक जाते जाते हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन की वेव में थोड़ा डिले हो जाता है. तो ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं, जो स्पीड को बनाएगा. लेकिन ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं और जो AV नोड है उसे हम पेस सेटर कहते हैं. पेस सेटर इसलिए कि अगर ऐसे नोड का जो डीपोलराइजेशन वेव है वह इक्वल इंटेंसिटी से पूरे हार्ट की तरफ चला जाए तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा. तो ऐसे नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकलने के बाद वह जैसे जैसे स्प्रेड होती है हार्ट मसल्स में, वैसे वैसे वह वीक होती जाती है. ठीक है, स्पेसिफिकली AV नोड तक आते आते कॉन्ट्रैक्शन वेव की जो इंटेंसिटी है वह लो डाउन हो जाती है, राइट. तो अब हमें ऐसे नोड की ऑटो रिदमिसिटी समझने के लिए उसका एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ देखना पड़ेगा. तो हमने इन मसल्स का एम्पलीट्यूड लिया
वाई एक्सिस के ऊपर और टाइम लिया एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो कंसिडर करो कि एम्पलीट्यूड इन मिलीवोल्ट एंड सपोज यहाँ पर -80 है, राइट, दिस इज -80, दिस इज -60, -40, -20, that will be 0. okay, that will be 0. अब 0 के ऊपर हम ज्यादा लेंगे नहीं। अब देखिए ऐसे नोड में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे इनिशिएट होती। तो इनिशियली हम कहेंगे कि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहेगा वह ना के बराबर होगा, मतलब कि ऐसे नोड रेस्टिंग स्टेज में होगा। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं कि ऐसे नोड रेस्टिंग स्टेज में। अब जैसे ही रेस्टिंग स्टेज खत्म हुई, अब डीपोलराइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट होगा। डीपोलराइजेशन वेव सडनली बहुत ज्यादा हो जाएगी और बाद में डीपोलराइजेशन वेव अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर जाएगी, जहां पर हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब कि यहां पर ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। फिर बाद में यह वेव जाने के बाद हार्ट मसल फिर से रीपोलराइजेशन में जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर समझना हो तो हम एक हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस कंसिडर करो कि ये हार्ट मसल है और इस हार्ट मसल के अंदर या ऐसे नोड के नोडल टिश्यू के अंदर हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऐसे नोड के सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर मैं शो कर रहा हूं रेस्टिंग स्टेज को। कौन सी स्टेज? रेस्टिंग स्टेज। जब ऐसे नोड के सेल्स रेस्टिंग स्टेज में होंगे तब इनका एम्पलीट्यूड या वोल्टेज -55 टू -60 मिलीवोल्ट होगा। हालांकि नॉर्मल सेल्स में देखें तो ये -85 टू -95 मिलीवोल्ट होता है, लेकिन सिंस ऐसे नोड के सेल्स स्पेशल है तो इनका रेस्टिंग स्टेज पहले आएगा, -55 टू -60 मिलीवोल्ट के आसपास। तो जब रेस्टिंग स्टेज रहती है तब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और सेल के अंदर का एनवायरमेंट निगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, सो ओवरऑल हम कहेंगे कि सेल का इंटीरियर निगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, कंसिडर करो कि ये सेल है सपोज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाली है, सेल के बाहर पॉजिटिव एनवायरमेंट है और सेल के अंदर निगेटिव एनवायरमेंट। अब यहां पर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तब जो सोडियम आयंस रहेंगे, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहेंगे, वे सेल के अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। डीपोलराइजेशन वेव प्रोड्यूस हुई है, तो इसका रिजल्ट ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह अब अंदर की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अगर अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया
तो इसके अपोजिट साइड में अपने आप निगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है। सो डीपोलराइजेशन कब स्टार्ट होता है? जब वोल्टेज -40 मिलीवोल्ट हो जाएगा। नॉर्मली अदर सेल्स में, अदर देन ऐसे नोड के सेल्स में, यह वोल्टेज -30 मिलीवोल्ट तक रहता है। ठीक है। हम सिर्फ ऐसे नोड के मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनिशियली ऐसे नोड के मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अदर देन दीज सेल्स, रेस्टिंग स्टेज, डिपोलराइजेशन स्टेज, इन सब की वैल्यू अलग रहेगी। मतलब कि ऐसा समझो कि हर एक सेल में रेस्टिंग स्टेज, डिपोलराइजेशन स्टेज काफी लेट आती है, काफी हाई वैल्यू के बाद आती है, लेकिन ऐसे नोड में वह जल्दी आ जाती है। ठीक है। ये हो गया डिपोलराइजेशन। अब थर्ड स्टेज आएगी एक्शन पोटेंशियल। सो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल ये वो स्टेज है जिसमें बाहर कंप्लीटली निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, मतलब कि एक्सटेरियर निगेटिव हो जाएगा और इंटीरियर कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इनिशियली जो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आना शुरू किए थे डिपोलराइजेशन स्टेट में, तो डिपोलराइजेशन स्टेट अपने हाईएस्ट पीक लेवल पर आ चुकी है। ठीक है। अपने हाईएस्ट पीक लेवल पर आने के बाद हम कहेंगे कि सेल के अंदर का एनवायरनमेंट कंप्लीटली निगेटिव हो चुका है। तो ये ऐसे नोड के केस में नियरली +5 मिली वोल्ट तक होता है, लेकिन नॉर्मल सेल्स में इट गोज टू +60 टू +70 मिली वोल्ट। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो अदर सेल्स हैं उनमें वेरियस स्टेजेस को अटेन करने के लिए समय लग रहा होगा, लेकिन ऐसे नोड के सेल्स में उससे बहुत कम समय लगता है। मतलब कि वह जल्दी से डिपोलराइज होगा, जल्दी से रिपोलराइज होगा एज कंपेयर टू अदर सेल्स। अब थर्ड स्टेज के बाद आती है फोर्थ स्टेज, जिसमें सेल्स हाइपर पोलराइज होते हैं। मतलब कि हाइपर पोलराइजेशन नाम की स्टेज अब देखने को मिलेगी। अब इस स्टेज में होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आया है वह अभी बाहर की तरफ मूव होना शुरू कर देगा। सो बाय द टाइम हम कहेंगे कि बाहर का एनवायरमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और अंदर का एनवायरमेंट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और हम कहेंगे कि अंदर का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा निगेटिव होगा। ठीक है। यहां पर हमने हाईएस्ट वैल्यू -60 दिखाई है निगेटिव एनवायरमेंट की। तो हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में यह -60 के पार चली जाती है, दैट इज नियरली -80, -80 मिलीवोल्ट। हाइपरपोलराइजेशन के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। पहला है Na पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपेज, राइट, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपेज। एंड दूसरा है क्लोराइड आयंस का, क्लोराइड आयन चैनल का ओपन होना। अंदर का एनवायरमेंट, सेल के अंदर का एनवायरमेंट अगर निगेटिव करना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर निकालो और निगेटिव चार्ज सेल के अंदर डालो। इन दोनों का इफेक्ट ये होगा कि निगेटिविटी ऑफ द सेल विल इंक्रीज। बताओ, ये चार स्टेजेस समझ में आई सबको? ठीक है। अब देखो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा रेस्टिंग स्टेज। ठीक है। ये हो जाएगा रेस्टिंग स्टेज।
तो आप देख सकते हैं कि डीपोलराइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, मतलब कि -60 से अब हम प्लस वैल्यू की तरफ जाएंगे। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज से अब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और डीपोलराइजेशन कंटिन्यूड होगा कब तक? जब तक इंटीरियर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं हो जाता। अब जैसे ही इंटीरियर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हुआ, हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट हो जाएगी। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन की वेव जनरेट हुई, जो इंटीरियर है उसमें से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अब बाहर निकलना शुरू हुआ, क्लोराइड आयन की एंट्री होगी, जिसकी वजह से जो इंटीरियर है वो और ज्यादा निगेटिव होगा। ठीक है, इंटीरियर और ज्यादा निगेटिव होगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, इतना कोई मैटर नहीं करती, लेकिन आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो। ठीक है, -60 से ऐसा भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये बेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? रेस्टिंग स्टेज। -60 वाली ये रिप्रेजेंट करती है रेस्टिंग स्टेज। ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन। ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है एक्शन पोटेंशियल और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है हाइपर पोलराइजेशन। राइट, सो दिस इज डीपोलराइजेशन वी कैन से। ठीक है, डीपोलराइजेशन कंटिन्यू हुआ, कब तक हुआ कंटिन्यू? जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं आता। अब वहां पर एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आया, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो गई और फिर बाद में स्मूथ मसल फाइबर्स, सॉरी कार्डियक मसल फाइबर्स, ये निगेटिव, इसका इंटीरियर निगेटिव हो जाएगा और वो इतना निगेटिव होगा कि वह -60 से भी ज्यादा हो जाएगा, -80 तक हो जाएगा। राइट, सो ये जो वैल्यू है ये -60 है और ये वैल्यू है -80 फॉर एग्जाम्पल, या -70 कह लो, 75, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आप इनिशियली चल रहे हो, मतलब कि जब आप चल रहे हो तो आप डीपोलराइज हो रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो आपने पहली स्टेप ली, आप थोड़ा सा डीपोलराइज हुए, दूसरी स्टेप ली और डीपोलराइज हुए, तीसरी स्टेप ली और डीपोलराइज हुए। तो ऐसे करते करते आपने स्पीड बढ़ाई और स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आप अपने मैक्सिमम स्पीड तक आकर अब रुक चुके हो, कंटिन्यूअसली भाग रहे हो, मैक्सिमम स्पीड आ चुकी है। अब आपकी स्पीड स्लो होगी क्योंकि आप थक रहे हो, जैसे जैसे थक रहे हो वैसे वैसे आपकी स्पीड स्लो हो रही है और आप अब बहुत ही ज्यादा थक चुके हो। ठीक है, जब आपने शुरुआत की थी तब आप थोड़ा थके हुए थे, लेकिन अब शुरुआत करने के बाद और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद, मैक्सिमम स्पीड अटेन करने के बाद, अब आप बहुत ही ज्यादा थक गए हो, मतलब कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा। दैट मीन्स आप हाइपर पोलराइज हो गए। तो मसल फाइबर्स का और न्यूरॉन्स का भी ऐसा ही रहता है, वे डिपोलराइज होते हैं फिर बाद में एक एक हाईएस्ट डिपोलराइजेशन स्टेट या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं, वहां पर वे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं, फिर बाद में हाइपर पोलराइज हो जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक, देन लेट अस टॉक अबाउट द SA node fibers never attains resting potential। हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल सेल रेस्टिंग पोटेंशियल में रहता है, बाद में वह डीपोलराइज होता है, डीपोलराइज होते होते वह अपने एक्शन पोटेंशियल को अचीव करता है और फिर बाद में हाइपर पोलराइज हो जाता है, फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल अटेन करेगा। लेकिन ऐसे नोड फाइबर्स में ऐसा नहीं होता, ऐसे नोड फाइबर्स कभी भी अपना रेस्टिंग पोटेंशियल अटेन नहीं करेंगे।
अब इसको समझने के लिए वो सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप चल रहे हो, आपने स्पीड बढ़ाई, आप भाग रहे हो, ठीक है। फिर भागते भागते आप हाईएस्ट स्पीड पर आए, फिर बाद में आपका स्टेमिना खत्म होने आ रहा है, आपकी स्पीड स्लो होगी, स्लो होते 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 एक ऐसी स्टेज आएगी कि अब आप नीचे गिर जाओगे, आप कहोगे कि बस अब बहुत हो गया सर, अब और मैं नहीं भाग सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब आप गिव अप करने ही वाले हो, तब मैं लकड़ी लेकर आपके पीछे लग गया, तो आप मेरे डर से और भागने लगे। मतलब कि आप पहले नॉर्मल स्टेट में थे, फिर बाद में आपने रनिंग शुरू किया, शुरू करते 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 एक ऐसा पॉइंट आया कि आपने अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर ली, फिर बाद में आप थकने लगे, राइट। और जैसे जैसे आप थक रहे थे, वैसे वैसे पता चला कि आपकी स्पीड कम हो रही है और आप अब गिव अप करने वाले हो, फिर मैंने लकड़ी लेके आपके पीछे लगा, फिर आपने फिर से उसी स्पीड से भागना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो कि आप ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं कि आप भागते भागते गिर जाओगे। इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जैसे जैसे आप थकना शुरू कर दोगे, मैं लकड़ी लेके आपके पीछे लग जाऊंगा, आप फिर से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, फिर से रिलैक्स होगा, फिर से डिपोलराइजेशन होगा, फिर से हाइपरपोलराइजेशन होगा, फिर से डिपोलराइजेशन होगा। मतलब कि रेस्टिंग स्टेज आएगी ही नहीं कार्डियक मसल्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो कार्डियक मसल्स या वी कैन से ऐसे नोड के फाइबर्स एक बार डिपोलराइज हो गए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, फिर हाइपरपोलराइज होने की तरफ जाएंगे। अब जैसे हाइपरपोलराइज होने लगे, वहां पर फिर से एक दूसरी इंपल्स इनिशिएट हो जाएगी। और ये इंपल्स जनरेट होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ऐसे नोड के सेल्स के अक्रॉस आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन की वेव को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सर ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि ऐसे नोड कभी थकता ही नहीं है, वह कंटिन्यूअसली जनरेट करेगा सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन? ऐसा क्या है ऐसे नोड में? तो बेसिकली ऐसे नोड के मसल्स के पास फनी चैनल्स और एचसीएन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। एचसीएन दैट मीन्स हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड gated channels, also called as funny channels। ठीक है, तो ऐसे कुछ चैनल्स रहेंगे ऐसे नोड के सेल्स में, और ये चैनल्स ऑलवेज ओपन रहेंगे। जैसे सपोज हमारे घर में दरवाजा है, तो हम उस दरवाजे को ओपन करते हैं, अंदर आते हैं, क्लोज कर दिया तो फिर हम अंदर नहीं आ सकते। तो एचसीएन मतलब कि ऐसे चैनल्स है जिनमें कोई भी गेट नहीं है। गेट रहता तो वो ऐसा हम दिखाते, लेकिन यहाँ पर कोई भी गेट नहीं रहता, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। और उनका लिगैंड है साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी इनके साथ बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो लिगैंड साइक्लिक एएमपी भी है और वोल्टेज को भी ये सेंस कर सकते हैं। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल साइट्स में लिगैंड भी बाइंड हो सकता है, एज वेल एज वोल्टेज को भी ये सेंस कर सकते हैं।
अब जैसे ही सेल हाइपरपोलराइजेशन फेज में आएगा, HCN चैनल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो इमेजिन करो कि ये सिचुएशन कैसी हो गई कि आप बहुत ज्यादा भाग लिए हो, फिर बाद में आप थकते आ रहे हो और अब आप गिव अप करने ही वाले हो, मतलब कि आपका हाइपरपोलराइजेशन एंड होने ही वाला है। उतने में मैं आपके पीछे लग गया, जिसकी वजह से आप फिर से भागने लगे। मतलब कि आप आखिर तक नीचे बैठोगे ही नहीं, जैसे जैसे थकते जाओगे, अब बैठने ही वाले हो, मैं आपको मार दूंगा। तो उससे क्या होगा, आप खड़े हो जाओगे और फिर से भागोगे, मतलब कि बैठने का सवाल ही नहीं आएगा। उसी तरह ऐसे नोड कभी थकते ही नहीं है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्शन वेव खत्म हुई, फिर बाद में वो दूसरी कॉन्ट्रैक्शन वेव स्टार्ट करते हैं, फिर तीसरी स्टार्ट करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ऐसे नोड के सेल्स कभी भी हाइपर पोलराइजेशन में नहीं जाते। बात समझ में आ रही है? These channels remains open during hyperpolarization. These channels remain open during hyperpolarization and entry of allow entry of Na positive and Ca di positive, बट ज्यादा इसको प्रिफर किया जाता है Na पॉजिटिव, राइट? Na पॉजिटिव आर मोर प्रिफर्ड। ठीक है, क्लियर? सो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर, एक ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब डीपोलराइजेशन अपने हाईएस्ट पीक के ऊपर आता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज नहीं आने देगा HCN। ठीक है, तो बेसिकली HCN हम कहेंगे कि ओपन होता है हाइपरपोलराइजेशन में और क्लोज होता है डीपोलराइजेशन में, राइट? सो इट रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग हाइपरपोलराइजेशन and close during depolarization। ठीक है, डीपोलराइजेशन के वक्त ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो हमने यहाँ पर -80 दिखाया था, राइट? यहाँ पर -60 दिखाया था, -40, -20, 0। तो हमने यहां से शुरुआत की थी, राइट?
तो ये एरिया जो है वह हाइपर पोलराइजेशन शो करता है। दिस एरिया इज हाइपर पोलराइजेशन। ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन, राइट। ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन। हम कहेंगे कि ये एरिया रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ ला रहा है सेल को, लेकिन रेस्टिंग पोटेंशियल के पार चला जाएगा सेल, मतलब कि हाइपर पोलराइजेशन में चला जाएगा। और यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये तो हमको पता है। तो हम कह रहे हैं कि अब डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो जब सेल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा, मतलब कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां से, तो हम कह रहे हैं कि डीपोलराइजेशन हो रहा है। अगर डीपोलराइजेशन हो रहा है तो किसकी एंट्री होगी सेल में? पॉजिटिवली चार्ज Na पॉजिटिव आयन की। ऐसे नोडल टिश्यू के अंदर Na पॉजिटिव की एंट्री होगी। अब जैसे ही Na पॉजिटिव आयंस की एंट्री हुई, वहां पर टी चैनल्स ओपन अप होंगे। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ टी चैनल्स। और ये टी चैनल्स रहते हैं कैल्शियम के। टी चैनल्स मतलब कि ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स। तो कुछ देर के लिए टी चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे। अगर टी चैनल ओपन अप होंगे तो सेल के अंदर एंट्री होगी कैल्शियम की, ठीक है। जैसे ही Na पॉजिटिव आयन एंटर किए ऐसे नोड के सेल्स में, उन्होंने टी चैनल्स ऑफ कैल्शियम आयन को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से अब कैल्शियम चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे और कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी सेल के अंदर। अब ये जो कैल्शियम अंदर आया है वह आगे जाकर लॉन्ग टाइप के कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा। पहले ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स, आयन चैनल्स ओपन अप हुए, मतलब कि शॉर्ट टाइम वाले। अब कैल्शियम की एंट्री होने के बाद जो लॉन्ग टाइप के कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वे ओपन अप होंगे। ओपनिंग ऑफ एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, जो कि काफी समय तक ओपन अप रहेंगे। और कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन एक हाईएस्ट लेवल पर आने के बाद अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि जैसे जैसे कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल की पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है मतलब कि वह डीपोलराइज हो रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वह हाईएस्ट डीपोलराइज हो जाएगा और हम कहेंगे कि वहां पर एक्शन पोटेंशियल बाद में जनरेट हो जाएगा। और अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ऐसे नोड प्रोड्यूस कर देगा सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे नोड विल प्रोड्यूस सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही ऐसे नोड ने कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल प्रोड्यूस किया, अब हम इस फेज में आ गए हैं, यहां से अब नीचे जाएंगे हम। तो बेसिकली हमने कहा था कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, तो अब हम रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। और अगर हमने -60 वैल्यू को क्रॉस कर लिया तो हम हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चले गए, ठीक है। तो ऐसे नोड प्रोड्यूस करता है सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से फिर बाद में ऐसे नोड का काम हो गया। अब वह रीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा, मतलब कि वह रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो बेसिकली जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड के पॉजिटिव आयन चैनल्स ओपन अप हो गए। अगर वोल्टेज गेटेड के पॉजिटिव आयन चैनल्स ओपन अप हो गए
तो अंदर के K पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, राइट। सो देयर इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड K positive channels that will lead to efflux of K positive। efflux मतलब कि बाहर जाएंगे K positive। अब ये K positive जो बाहर आ रहे जा रहे हैं, वो आते 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 इतनी वैल्यू लाएंगे कि वह अब रेस्टिंग पोटेंशियल को भी क्रॉस कर देंगे। मतलब कि अब मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा पोलराइज हो जाएगी, राइट। अब जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन आएगा, जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट आएगी, अब एक्टिव हो जाएंगे हमारे फनी चैनल्स, ठीक है। कौन एक्टिव हो जाएंगे? फनी चैनल्स एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही फनी चैनल्स एक्टिवेट हो गए, अब वे एंट्री देते हैं Na पॉजिटिव और Ca डाई पॉजिटिव को, जिसकी वजह से यह ग्राफ अब जल्दी से फटाक से ऊपर चला जाएगा। मतलब कि ऐसा समझो कि हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आएगी ही नहीं। तो अगर हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आएगी नहीं, तो ये वाला पार्ट अब रिप्रेजेंट करता है सेकंड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, ये थर्ड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, राइट। आ रही है बात समझ में? ओके, तो इस ग्राफ को आप और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं कि यहां पर टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन अप होंगे, ठीक है। यहां पर टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन अप होंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन अप होंगे। तो इनिशियल डिपोलराइजेशन हुआ, आप देख सकते हैं यहां पर इनिशियल डिपोलराइजेशन हुआ, और वो डिपोलराइजेशन अब टी टाइप कैल्शियम चैनल्स की वजह से हुआ है, और फिर बाद में टी टाइप की वजह से एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब डिपोलराइजेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। काफी स्ट्रांग डिपोलराइजेशन अब होगा। अब आगे जाकर हाईएस्ट डिपोलराइज स्टेट आएगी, जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और ऐसे नोड सिग्नल फॉर कंट्रैक्शन रिलीज कर देगा। अब इस पॉइंट के ऊपर के पॉजिटिव चैनल्स ओपन अप होते हैं। जैसे ही के पॉजिटिव चैनल्स ओपन अप हो गए, अब जो वोल्टेज है वह ड्रॉप होगा। वह वोल्टेज इतना ड्रॉप होगा कि अब हाइपरपोलराइजेशन स्टेट आने ही वाली है। सपोज यहां पर हम ऐसा दिखाते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन स्टेट 80 पे है, ठीक है। ये देखो यहां पर मैं निकालता हूं, सपोज हाइपरपोलराइजेशन स्टेट 80 पे है। तो जब ये ग्राफ यहां तक आता, तब हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन स्टेट आ गई। लेकिन -80 वैल्यू आने से पहले ही वहां पर Na पॉजिटिव आयन चैनल्स मतलब कि HCN ओपन अप हो गए, ठीक है। अब जैसे ही HCN ओपन अप हो गए, स्लो Na पॉजिटिव आयंस का लीक हो जाएगा। मतलब कि Na पॉजिटिव आयन स्लोली इन अंदर की तरफ
आते जाएंगे। तो धीरे धीरे जो पोटेंशियल है वह इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि के पॉजिटिव चैनल्स ओपन अप होने की वजह से जो रीपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, जो रीपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है वह -80 की वैल्यू को अटेन कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा। -80 आने से पहले ही सेकेंड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। आई बात समझ में? देन चलो अब आगे बात करते हैं कि ऐसे नोड की न्यूरोनल एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है एक्साइटेटरी सिग्नल्स प्रोवाइड करना, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोवाइड करना। तो अगर हम भाग रहे हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट बीट बढ़ा रहा है। या सपोज हमारे सामने कुत्ता आ गया तो कुत्ते से बहुत डरते हैं हम, या शेर आ गया हमारे सामने, तो शेर के आने की वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइटेटरी केमिकल सिग्नल करेगा, जिसकी वजह से हमारी भागने की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, राइट। एड्रेनालिन रश होता है उस टाइम पर। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इंक्रीज हार्ट रेट को कम कराने की कोशिश करता है। मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक एक्सेलरेटर की तरह है जो हार्ट बीट को बढ़ाएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये ऐसे सिग्नल प्रोवाइड करता है जो ब्रेक की तरह काम करते हैं, हार्ट बीट को स्लो डाउन करेंगे, राइट। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम releases excitatory signals which increases heartbeat, which increases heartbeat। तो बेसिकली यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन की एंट्री करवाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि वह पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाएगा। पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट मतलब कि यह आयंस के एक्सचेंज को प्रमोट करता है, ठीक है। पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे कि देखो ये डायग्राम बहुत बार हमने निकाली। दिस रिप्रेजेंट्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, राइट। एंड सपोज वी आर शोइंग हियर द लेयर ऑफ कार्डियक मसल। सपोज ये कार्डियक सेल की वॉल। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि इन वेसिकल्स में एक्साइटेटरी सिग्नल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, राइट। एक्साइटेटरी सिग्नल्स, तो ये एड्रेनालिन रिलीज हो जाएंगे जहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रहेगा, दैट विल बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब कि जहां पर न्यूरॉन और मसल्स ज्वाइन होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इन एड्रेनालिन के मॉलिक्यूल्स को या एसिटिलकोलिन के मॉलिक्यूल्स को, एड्रेनालिन मत करो यहाँ पर, एसिटिलकोलिन करो। एड्रेनालिन ये स्टेरॉइड
वी कैन से सिग्नल रहेगा। एड्रेनलिन की जगह एसिटिल कोलिन करो, एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन को रिसीव करेगा सर्पेंटाइन रिसेप्टर, जीपीसीआर। ये देखो जीपीसीआर ने रिसीव किया एसिटिल कोलिन को। अब जीपीसीआर के टेल के अंदर जी अल्फा स्टिमुलेटरी बाउंड रहता है। यह जी अल्फा स्टिमुलेटरी एक्टिव करेगा एडिनिलेट साइक्लेस को। एडिनिलेट साइक्लेस वह एटीपी को कन्वर्ट करेगा एएमपी में और साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। और साइक्लिक एएमपी अब एक्टिवेट करेगी एचसीएन को, ठीक है। साइक्लिक एएमपी, हमने कहा था कि साइक्लिक एएमपी इज द एक्टिवेटर ऑफ फनी चैनल्स। साइक्लिक एएमपी अब एक्टिवेट करेगी एचसीएन को, जिसकी वजह से एचसीएन अब अंदर एंट्री देगा Na पॉजिटिव आयंस को। So entry of Na positive ions will now cause depolarization, ठीक है। Na पॉजिटिव आयंस की एंट्री होने की वजह से डिपोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हार्ट बीट बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एसिटिल कोलिन इनहिबिटरी आएगा, आप इधर नॉर इपिनेफ्रिन करो। एसिटिल कोलिन इनहिबिटरी आता है, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देयर विल बी रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनहिबिटरी सिग्नल्स जो कि डिक्रीज करेगी हार्ट बीट। So again this is neuron and it has an inhibitory neurotransmitter inside the vesicle जैसे कि एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाएगा और इस एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है मसल सेल्स के ऊपर। एसिटिल कोलिन बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ। अब एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर के साथ बाउंड रहता है जी अल्फा आई, दैट इज जी अल्फा सबरेट इनहिबिटरी। So this G alpha I will now inhibit adenylate cyclase, तो adenylate cyclase inhibited रहेगा और G alpha I subunit वह डिसोसिएट होता है फ्रॉम बीटा एंड गामा। ये चीजें हमने सिग्नलिंग में बहुत बार देखी, ठीक है। नाउ दिस विल कॉज एक्टिवेशन ऑफ के पॉजिटिव आयन चैनल्स, ठीक है। के पॉजिटिव आयन चैनल्स अब एक्टिवेट हो जाएंगे और अगर के पॉजिटिव आयन चैनल्स एक्टिवेट हुए तो अब उसके बाद के पॉजिटिव आयंस जाएंगे सेल से बाहर की तरफ एंड दैट विल कॉज हाइपरपोलराइजेशन। तो अगर हाइपरपोलराइज हुआ स्टेट सेल तो थक जाएगा, अगर डीपोलराइज होगा तो एक्साइट हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में?
ओके, देन अब आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम हार्ट रेट इनहिबिटर्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम इनहिबिटर के बारे में बात करेंगे जो हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ऐसे भी केमिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हार्ट रेट को इंक्रीज करने वाले, राइट। तो हम इस तरफ वाई एक्सिस के ऊपर हार्ट रेट को ले लेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रग को ले लेंगे, ठीक है। या सिंपली हम टाइम को भी ले सकते हैं, ठीक है, टाइम को ले लेंगे। अब हम इस ग्राफ के ऊपर 50 से स्टार्ट करते हैं। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. So this represents the heart rate, 50 beats per second, sorry, per minute, heart rate per minute। 50 के बाद 60 बीट्स पर मिनट, 70 बीट्स पर मिनट, ऐसे करते करते, ठीक है। आगे अब हम कहते हैं कि 72 बीट्स पर मिनट ये अपना अपना नॉर्मल टाइम है। सो देयर आर सम केमिकल्स जो इस हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो 72 से हमने स्टार्ट किया। अब आप देखो हार्ट रेट बढ़ रही है, कहां तक बढ़ रही है, 120 पर मिनट तक बढ़ रही है, ओके। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी केमिकल्स रह सकते हैं जो हार्ट रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, अप टू 50 डिक्रीज कर सकते हैं, अप टू 50 डिक्रीज कर सकते हैं। और सपोज हमने इन दोनों केमिकल्स को, जो हार्ट रेट इंक्रीज भी कर रहा है और दूसरा डिक्रीज भी कर रहा है, इन दोनों को अगर हमने साथ में दिया किसी पर्सन को, ठीक है, अगर हमने इस पर्सन को दोनों चीजें साथ में दी तो पता चलेगा कि हार्ट रेट 100 के ऊपर आके रुक जाएगी, ठीक है। हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट के ऊपर आके रुक जाएगी। सो आपने बेसिकली वो भी ड्रग दिया है जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है, और वो भी ड्रग दिया है जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हुआ है। दोनों को साथ में देने के बाद जो हार्ट रेट हमको मिल रहा है वो होगी हार्ट की इंट्रिंसिक बीटिंग एक्टिविटी, जिसे हम इंट्रिंसिक हार्ट रेट कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए जो केमिकल दिया था, इट इज नथिंग बट एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन, एट्रोपिन हार्ट रेट को 72 से करीबन 120 बीट्स पर मिनट तक लेकर जाता है। और दूसरा जो है वो है प्रोपेनॉल, जो कि हार्ट रेट को 72 से करीबन 50 तक लाता है। और अगर दोनों केमिकल से हमने सेम पर्सन को ट्रीट किया तो पता चला कि 100 बीट्स पर मिनट ऐसी इंट्रिंसिक हार्ट रेट एक्टिविटी या इंट्रिंसिक हार्ट रेट हमें मिला। इंट्रिंसिक मतलब कि एकदम रियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक। तो अब हम बात करते हैं कि एट्रोपिन का इफेक्ट क्या है। बेसिकली एट्रोपिन इनहिबिट करता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होने वाला है। मतलब कि ऐसा समझो कि एट्रोपिन ने हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया। तो अगर एट्रोपिन ने हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया, मतलब कि हार्ट का ब्रेक फेल करवा दिया, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा।
हार्ट रेट increases from 72 to 120। दूसरा ड्रग हमने देखा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा ब्लॉकर। प्रोपेनॉल इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, मतलब कि वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज करने वाला है। तो अगर जो हार्ट बीट इंक्रीज करने वाला है वही इनहिबिट हो जाए तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। So the heart rate decreases from 72 to 50। अब सपोज हमने सेम पर्सन को दोनों केमिकल के साथ, दोनों ड्रग के साथ ट्रीट किया। इफ अ पर्सन इज ट्रीटेड विथ सेम ड्रग, अगर कोई पर्सन सेम ड्रग के साथ ट्रीट किया जाएगा तो फिर हमें 100 बीट्स पर मिनट यह हार्ट की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसको हमने इंट्रिंसिक हार्ट रेट कहा है। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रिंसिक हार्ट रेट। चलिए, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, देन नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्शन पोटेंशियल्स ऑफ एट्रियम। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल तो हमको समझ में आ गया। ऐसे नोड के केस में हाइपरपोलराइजेशन स्टेट कभी भी अटेन नहीं होगी, लेकिन एट्रियम सेल्स के अंदर हाइपरपोलराइजेशन स्टेट आएगी। तो इसका जो ग्राफ रहेगा वह कुछ ऐसा रहेगा। क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत ही स्टीप फॉल देखने को मिल रहा है, मतलब कि जल्दी से ही हार्ट के सेल्स रिपोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एट्रियल के सेल्स रिपोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और ये टाइम स्पैन रहता है सिर्फ 0.1 सेकेंड्स का। इसीलिए हम कहते हैं कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड्स का रहता है। फिर बाद में 0.7 सेकेंड्स तक क्या चलेगा? डायस्टोल चलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पर एट्रिया रिलैक्स होगा। ठीक है, तो एट्रियम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होगा और लंबे समय तक रिलैक्स होगा। देन लेट अस टॉक अबाउट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल्स। और इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है
तो बहुत ही जल्दी 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट करता है और फिर बाद में 0.7 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स होता है। लेकिन वेंट्रिकल का ऐसा नहीं है। वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 0.5 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करते हैं। मतलब कि यहाँ पर एट्रिया जैसा एक शॉर्ट और स्टीप कर्व तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वह प्रोलॉन्ग्ड होगा। कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप दिखा सकते हो इसको, दैट दिस इज वेंट्रिकल सिस्टोल which is basically for 0.3 seconds। ठीक है, 0.3 सेकेंड्स। और फिर यहां पर आप वेंट्रिकल डायस्टोल दिखाओ। which is 0.5 seconds। ठीक है, बेसिकली आप कहोगे कि ये एरिया रिप्रेजेंट करता है सपोज स्टेज 0 को, मतलब कि रेस्टिंग पोटेंशियल को। फिर ये स्टेज रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन को। ये स्टेज रिप्रेजेंट करती है एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, और फिर बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद यहाँ पर आप कहेंगे कि एक प्लेट्यू फेज आएगी। ठीक है, मतलब कि अ, जल्दी से ही रिलैक्सेशन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है वो 0.1 सेकंड के बाद 0.2, 0.3, ऐसे 3 सेकंड्स के लिए चलने वाली। तो ये ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, ये ग्राफ थोड़ा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 0.3 सेकंड्स के लिए चल रहा है तो ग्राफ थोड़ा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर प्लेट्यू फेज हमें देखने को मिल रही है, इस फेज को हम प्लेट्यू फेज कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है। फिर 0.3 सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसको हम स्टेज 4 कह रहे हैं। तो बेसिकली दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द रिपोलराइजेशन स्टेज। ठीक है, और फिर बाद में जो हाइपरपोलराइजेशन वाली फेज है वो आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर कहेंगे कि हाइपरपोलराइजेशन की फेज आ जाएगी। तो बेसिकली स्टेज 0 के ऊपर क्या हो रहा है, स्टेज 0। So at stage 0, resting potential is there। ठीक है, स्टेज 0 के ऊपर रेस्टिंग पोटेंशियल है। मतलब कि हम कहते हैं कि -60 मिलीवोल्ट सपोज, या -70 मिलीवोल्ट, इतना एम्पलीट्यूड रहेगा या वोल्टेज रहेगा। फिर आती है स्टेज 1 जिसमें डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और डीपोलराइजेशन स्टार्ट होने के लिए किसकी एंट्री होनी चाहिए, Na पॉजिटिव आयंस की एंट्री होनी चाहिए। वहां पर वोल्टेज गेटेड आयंस ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज गेटेड आयन ओपन अप हो जाएंगे। अब आती है स्टेज 2। स्टेज 1 के बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में आप देख सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आती है स्टेज 3, जिसमें हम कहेंगे कि प्लेट्यू फेज आती है। प्लेट्यू फेज मतलब कि थोड़ी कांस्टेंट फेज। प्लेट्यू फेज में कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू होगा, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स। देयर इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, वहां पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे। और साथ ही साथ प्लेट्यू फेज में जो Na पॉजिटिव आयन चैनल्स हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। क्लोजिंग ऑफ Na पॉजिटिव आयन चैनल्स, क्योंकि अगर Na पॉजिटिव आयन चैनल्स फिर से अंदर आ जाए तो प्लेट्यू फेज से ही दूसरी इंपल्स जनरेट हो जाएगी। मतलब कि हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो Na पॉजिटिव आयन चैनल्स को अब क्लोज किया जाएगा। ठीक है, अब स्टेज 4 आएगी। स्टेज 4 में अब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, वोल्टेज गेटेड के पॉजिटिव आयन चैनल्स ओपन अप होंगे। जैसे ही वोल्टेज गेटेड के पॉजिटिव आयन चैनल्स ओपन अप होंगे, के पॉजिटिव का इफ्लक्स होगा, मतलब कि के पॉजिटिव बाहर जाएगा। और जैसे ही के पॉजिटिव बाहर गया, अब रिपोलराइजेशन की तरफ यह सेल जाएगा। ठीक है, सेल किसकी तरफ जाएगा, रिपोलराइजेशन की तरफ, मतलब कि अपने रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, और फिर बाद में रिपोलराइजेशन वैल्यू को क्रॉस करके हाइपरपोलराइज भी हो सकता है। स्टेज 5 विल रिप्रेजेंट्स हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन। अब यहां पर हम आयन परमेबिलिटी ग्राफ दिखा सकते हैं। मतलब कि ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेरियस आयंस का ग्राफ कैसे आएगा या उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे फ्लक्चुएट होगा, वो हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हम ग्राफ दिखा रहे हैं। आयन परमेबिलिटी ग्राफ। ठीक है, अब देखिए, इनिशियली हम बात करते हैं Na पॉजिटिव आयन चैनल की। तो हमें ये चीज तो क्लियर है कि Na पॉजिटिव आयन चैनल्स का कॉन्सेंट्रेशन या Na पॉजिटिव आयन चैनल्स ओपन अप कब होते हैं, डीपोलराइजेशन के वक्त। मतलब कि Na पॉजिटिव आयंस कब इंक्रीज होंगे, ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज। तो आप देख सकते हैं कि Na पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग
डीपोलराइजेशन फेज। और फिर बाद में Na पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, Na पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया। फिर बाद में हम कह रहे हैं कि कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन प्लेट्यू फेज में इंक्रीज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि प्लेट्यू फेज में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और फिर बाद में वह डिक्रीज हो जाएगा। और रही बात के पॉजिटिव आयंस की, तो के पॉजिटिव आयंस इनिशियली हायर रहते हैं, सेल के अंदर ज्यादा रहते हैं। प्लेट्यू फेज में के पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। वो इसलिए क्योंकि के पॉजिटिव आयन चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं, तो के पॉजिटिव आयंस बाहर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। फिर बाद में के पॉजिटिव आयंस को अंदर की तरफ लाया जाएगा, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज दिखा सकते हो। स्टेज 5 में हमने हाइपरपोलराइजेशन दिखा है। स्टेज 4 में के पॉजिटिव का इफ्लक्स दिखाया हमने, राइट। लेकिन यहाँ पर के पॉजिटिव का आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इनफ्लक्स चाहिए, के पॉजिटिव आयन का इनफ्लक्स चाहिए यहाँ पर। ठीक है, प्लेट्यू फेज में ओपनिंग ऑफ वोल्टेजेटेड कैल्शियम आयन हो गया, तो ऑब्वियसली प्लेट्यू फेज की जो कॉन्ट्रैक्शन वेव है वो कंटिन्यू रहेगी, क्लोजिंग ऑफ Na पॉजिटिव आयंस। स्टेज 4 में कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम का इन्फ्लक्स इतने एरिया में हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड्स के लिए चला। कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुआ इस पॉइंट पे जहां पर Na पॉजिटिव हायर अमाउंट में हो गया, थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन अटेन कर लिया Na पॉजिटिव ने। फिर बाद में इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को 0.3 सेकेंड्स के लिए चलाने का काम कैल्शियम कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम कर रहा है। हमने ग्राफ में अगर के पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाया है ड्यूरिंग द स्टेज 4, मतलब कि के पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है, के पॉजिटिव का इन्फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट कर लो। वोल्टेज गेटेड के पॉजिटिव आयन चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे, के पॉजिटिव का इन्फ्लक्स हो जाएगा, रिपोलराइजेशन हो। ठीक है, देन तो ये है आयन परमेबिलिटी ग्राफ। ओके, अब इस पॉइंट को देखो, ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट देखो। हमने कहा है कि साइनो एट्रियल नोड से सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है। तो हम साइनो एट्रियल नोड का अगर ग्राफ देखें तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, और हमने एग्जैक्टली सेम इसी तरीके का ग्राफ देखा है ऐसे नोड का। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हम कह रहे हैं कि लीकी Na पॉजिटिव आयंस की एंट्री हो रही है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद हमने एट्रियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन देखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एट्रियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला भी ग्राफ हमने देखा है, ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। और फिर बाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वेंट्रिकुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला भी ग्राफ हमने देख लिया, राइट, ये वाला भी ग्राफ हमने देख लिया। तो हमने यहाँ पर 3 ग्राफ देख लिए।
एक जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन एसए नोड, दूसरा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन एट्रियल मसल्स, और तीसरा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकुलर मसल्स। तो ये 3 ग्राफ हमने समझ लिए, राइट? याद रहेगा? So that was all about the electrical activity of heart.